चलिए देखें, अब 50 नंबर का खंड ब में रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, याद रखेंगे। पहला सवाल आपका 10 नंबर का रहेगा, गद्य दिया हुआ। देखिए एक गद्य है कि साहित्य का सृजन एक व्यक्ति करता है, उसके माध्यम से वो अपने निजी अनुभूति मान्यताओं की अभिव्यक्ति करता है, किंतु व्यक्ति किसी न किसी समाज में रहता है, उस समाज की मर्यादाओं में पलता है, गुण अवगुण को प्रभावित होता है। वह अपने समाज के प्रभाव से कभी नहीं रहता है, जैसे समाज की उपज वैसा ही कीर्ति होता है। यही कारण है कि एक युग में लिखने वाले 2-3 साहित्यकार में समान विचारधारा मिलती है। कथा रीतिकाल में जो उदासीनता छिपी हुई थी हिंदी में, वो सभी कवियों में दृष्टिगोचर। भारतेंदु युग के दौरान देश में नई जागृति आई, प्रतिबिंब निकला। इंग्लैंड में रेस्टोरेशन युग का भ्रष्टाचारपूर्ण जीवन उस युग के नाटकों में विकसित हुआ। अब देखिए 5 सवाल पूछेगा। पहला सवाल है कि साहित्यकार अपनी अनुभूतियों और मान्यताओं की अभिव्यक्ति किस प्रकार करता है। तो देखें यहाँ लिखल है कि साहित्यकार साहित्य को अपनी निजी अनुभूति और मान्यताओं की अभिव्यक्ति करता है। किसका करता है? तो साहित्य का। दूसरा सवाल देखें, कीर्तिकार की कीर्ति पर समाज की गतिविधियों का कैसा प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर देखें यहाँ है कि जैसे वह समाज की उपज है वैसे ही उसकी कीर्ति भी समाज सापेक्ष होती है। यानी आंसर आपका पैराग्राफ में ही रहेगा, सिर्फ खोजना है कि वह वाक्य कहाँ पर है। आइए, कहता है तीसरा, एक ही युग में लिखने वाले 2-3 साहित्यकारों में समान विचारधारा क्यों मिलती है। तो देखें, कहता है कि कुछ कारण है कि एक युग में लिखने वाले 2-3 साहित्यकार में समान विचारधारा मिलती है। उसका एक कारण ये है कि समाज कीर्ति भी समाज सापेक्ष होती है। क्या होती है? कीर्ति भी समाज सापेक्ष होती है, यही कारण है कि विचारधारा मिलती है। चौथा सवाल कि रीतिकाल के कवियों में कौन से भाव छाए हुए थे। देखें यहाँ लिखल है कि रीतिकाल में जो उदासीनता और विलासिता छाई हुई थी। तो साफ लिखिएगा कि रीतिकाल के कवियों में उदासीनता और विलासिता छाई हुई थी, इसको लिख देंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि रेस्टोरेशन युग में नाटकों में किस प्रकार का जीवन विकसित हुआ। तो रेस्टोरेशन युग में जो है भ्रष्टाचार पूर्ण जीवन का क्या हुआ? विकसित हुआ। तो इस तरह से आपका 2 रहेगा, कोई एक आंसर बनाना है आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में हम चलते हैं। यहाँ भी 2 गद्यांश रहेंगे। एक गद्यांश जो आपको अच्छा लगे उसे बढ़िया से पढ़ लेंगे, और जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी गद्यांश में रहता है। आइए देखें, कहता है यह संसार कर्म क्षेत्र कहा गया है, सारी सृष्टि कर्मरत है, छोटे से भी प्राणी हर चीज़ में है। सूर्य चंद्र सब जो है अपने नियमानुसार सूर्योदय सूर्यास्त होता है। रात्रि काल में आकाश में व्यस उड़ता है, चंद्रकला घटते बढ़ते रहते हैं। इस तरह से धुरी पर पृथ्वी चलते रहता है। सभी पेड़ पौधे पशु पक्षी अपने अपने जीवन में काम करते रहते हैं। मनुष्य का जन्म पाकर हाथ पैर तो हिलाने ही होंगे। हमारे ऋषि शतायु कर्म इसे प्रकट की है। साक्षी भारतीय युवा कर्म क्षेत्र पर है। इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ लेंगे। कर्मण्यता कर्म समान नष्ट हो गया। वेद उपनिषद कुरान बहुत सारे उपलब्धियां ज्ञान विज्ञान सब चीज़ हुआ इस युग में। अब आए पहला, कहता है कर्म का संदेश निरंतर हमें किनसे मिलता है। तो देखें यहाँ लिखल है कि सारी सृष्टि से हमें कर्मरत है, यानी कि कर्म का संदेश निरंतर हमें सारी सृष्टि से मिल रहा है। कहता ऋषियों ने 100 वर्षों का कैसा जीवन चाहा। तो लिखिएगा कि ऋषि हमारे प्राचीन ऋषियों ने शतायु माने 100 होने की, किंतु कर्म करते हुए जीने की इच्छा प्रकट की थी। ये आंसर हो जाएगा। तीसरा है, कर्म के बल पर किस साम्राज्य की स्थापना हुई। देखें इस वाक्य में पढ़िएगा तो लिखा हुआ कि कर्म शक्ति के बल पर चंद्रगुप्त की भांति शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हुई। किसकी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की। आइए चौथा सवाल, आक्रमणता के क्या परिणाम हुए। देखें साफ लिखल है, आक्रमणता के कारण महान साम्राज्य नष्ट हो गए। देखें पूरा पूर्ण वाक्य को उतार देना, आंसर इसी में छिपा हुआ है। विज्ञान कर्म का प्रतीक है। कैसे? तो विज्ञान कर्म का कैसा प्रतीक है? तो साक्षात। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपका फाइनल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो है 250 शब्द से 350 शब्द में लेख लिखना होता है, लेकिन लेख जो है हम लोग बच्चे में जो लिखते थे उस अनुसार नहीं होता है। हमने एक यहाँ पर एक उदाहरण स्वरूप लिया है, राजनीति और भ्रष्टाचार। इसमें आपको पॉइंट बाय देना है। भ्रष्टाचार का अर्थ स्वरूप क्या है, भ्रष्टाचार के वर्तमान स्वरूप क्या है, राजनीतिक या भ्रष्टाचार कैसे है, निवारण के उपाय बताइए, उपसंहार।
तो सबसे पहले भ्रष्टाचार के अर्थ और स्वरूप में पूरे भ्रष्टाचार के बारे में जो है पूरा वर्णन करना है कि लोग स्वार्थ, लोभ ही सब के कारण जो है भ्रष्टाचार को बल मिलता है। समाज, नागरिक, कहीं भी हर जगह भ्रष्टाचार का ही बोलबाला रहता है। कहता है वर्तमान स्वरूप क्या है, तो आज आप खुद देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार का क्या है, हर जगह बोलबाला है। समाज में किसी भी पक्ष को ले लीजिए, सब भ्रष्टाचार से जुड़े हैं। कोई भी समाज हो, देश हित में सरकारी तंत्र तो कहना ही नहीं है। कोई चीज़ बनाने जाएं, कहीं भी जाएं, किसी भी चीज़ में जाएं, चाहे ब्लॉक हो या पर ये थी आपका कोई भी कार्य हो, बिना पैसा देले कोई काम नहीं होता है। तो पैसा देना क्या है, भ्रष्टाचार है। राजनीतिक या भ्रष्टाचार, हमारे राजनीतिक भी जो है कम नहीं है, वो लोग भी भ्रष्टाचारियों से भरे हुए हैं, है ना। आप देखे होंगे कि बहुत सा मुख्यमंत्री कोई कोई भ्रष्टाचार में लिप्त होता है तो उनको इस्तीफा देना पड़ गया। कोई बहुत सा देखें, जापान की मंत्रिपरिषद में कुछ भी भ्रष्टाचार के कारण इस्तीफा देना पड़ गया। यानी कि हमारे राजनीतिक जो लोग हैं, जो नेता सब हैं, वो सब भी कम भ्रष्टाचारी नहीं हैं। और इस भ्रष्टाचारी में आप ले लीजिएगा तो हर क्षेत्र के, चाहे इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, कोई भी हो, हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। निवारण के उपाय क्या है, तो इसका निवारण के उपाय यही है कि सबसे पहले इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसा कानून बनाइए कि भ्रष्टाचार नहीं हो। आपको अगर लगे कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है तो इसकी सूचना सरकार को दें, आपकी सूचना गुप्त रखी जाएगी। कहेगा कि इस स्थिति में न रहेगा न बाँस बजेगा बाँसुरी, है ना। तो आप उसको जब उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न पाइएगा तो डेफिनेट है कि इसका निवारण हो जाएगा। उपसंहार में लिखना है कि क्या किया जाए, यानी जितना आपने लिखा उसका मेन चीज़। अन्ना हजारे देखें भ्रष्टाचार के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चलाए थे। आज हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार व्याप्त है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। और पटना में देखिए, घर में एक अन्ना चाहिए। अन्ना की सोच के लिए आपको 2020 तक स्वच्छ वातावरण मिलेगा, लेकिन अभी तो 22 चल रहा है। तो इस तरह से आप एक पैराग्राफ में जो है पॉइंट वाइज जैसे जैसे है उसी अनुसार लिखिएगा। आते हैं हम क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में आपको या तो एक पत्र रहेगा, या तो एक एप्लीकेशन रहेगा, या तो एक तो कन्फर्म है संवाद लिखना। तो पत्र या एप्लीकेशन में कोई एक लिख दीजिएगा, नहीं तो संवाद लिख दीजिएगा। तो मैं एक पत्र लिखने के लिए आपको हम यहाँ पे नमूना पेश किया हूँ, गौर से देखिएगा उसको। देखें, किन्हीं के यहाँ भी चिट्ठी लिखने आए, अगर पिताजी के पास है तो लिखिएगा पूज्यवर पिताजी, चरण कमलों में प्रणाम। माता के पास आएगा तो लिखिएगा पूजनीय माताजी, चरण कमलों में प्रणाम। यहाँ मेरा सवाल है कि बोर्ड की परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखें। तो कैसे लिखिएगा सुनिए। दाहिने साइड में लिखिएगा परीक्षा भवन, डेट दे दीजिएगा। उससे फिर बाएं साइड आइएगा तो लिखिएगा प्रिय मित्र, कॉमा जरूर दीजिएगा, नमस्ते, कॉमा। आपका 4 लाइन मेरा रहेगा। इस 4 लाइन को क्या लिखना है, मैंने आपका पत्र पाया, पढ़कर बहुत खुशी हुई, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सकुशल से हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी कुशल से होंगे। यहाँ का सब समाचार ठीक है, वहाँ का समाचार जानने के लिए सरस्वती माँ से प्रार्थना करता रहता हूँ। किन्हीं के पास लिखिएगा, ये 4 लाइन अवश्य लिखिए। अब है कि जो आपका टॉपिक है उस पर आप 5 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन जितना हो सके आप लिख दीजिएगा। कहता अब मैं अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी का वर्णन करने जा रहा हूँ। मेरा बोर्ड परीक्षा बहुत नज़दीक है, मैंने सभी विषयों को दोहरा लिया है। गणित, अंग्रेजी बहुत कठिन लगता है, पर मैं इसकी तैयारी एक प्राइवेट संस्थान से कर रहा हूँ। संस्कृत, व्याकरण और अंग्रेजी की भी तैयारी अच्छी तरह से कर रहा हूँ। प्रतिदिन मैं 12 घंटा पढ़ रहा हूँ। मैं प्रतिदिन सभी विषयों को रूटीन बनाकर पढ़ रहा हूँ। सब अपना लैंग्वेज में मैंने लिखा है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। देखें, प्रत्येक विषयों के वस्तुनिष्ठ लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कर रहा हूँ। विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का मैं खुद नोट बनाकर तैयारी कर रहा हूँ। और लास्ट में लिख दीजिए कि आशा करता हूँ कि मैं 95% मार्क्स लाकर अपने विद्यालय का नाम रोशन करूँगा। अब ये 4 लाइन देखें, यहाँ स्टार लगा दिए। ये 4 लाइन मेरा अपना है, आप इसको जोड़ दीजिएगा अंतिम में कि विशेष मेरे तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद। विशेष अगले पत्र में, आपके पत्र के इंतजार में। अब मैं अपना क्लास कलम बंद करता हूँ। आपका प्रिय मित्र, अपना नाम पता अवश्य लिख दीजिएगा। इधर एड्रेस ज़रूर लिखिएगा, पता जो भी आप जिस दोस्त का नाम लिखिएगा उसके पिताजी का नाम, ग्राम पोस्ट, जिला नालंदा डाल दीजिएगा। और ये जो मैं पत्र लिखा हूँ आप किसी भी बुक में उठा कर देख लें, इस सिंपल लैंग्वेज में आपको नहीं दिखेगा। चलिए
मान लीजिए कि प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र आ गया लिखने के लिए कि 4 दिन की छुट्टी मांग करना है, विवाह समारोह में भाग लेना। तो यह तो सब लोग जानते हैं जी, लेकिन लिखने का तरीका सीखिए। हमने एक उदाहरण लिया है कि विद्यालय में साफ सफाई, पेयजल अथवा शौचालय की व्यवस्था के संबंध में प्रधानाध्यापक को एक पत्र, आवेदन पत्र लिखे। तो कैसे लिखेगा, जो देखिए, सेवा में कौमा और में के बगल नीचे से आइएगा, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय उच्च विद्यालय नेहरू। विषय क्या है उसको आप अवश्य लिखिएगा, देख लें। आप इस देखें, इस सेवा में के सामने आइएगा तो लिखिएगा द्वारा, कौमा। इस श्रीमान के सामने आइएगा तो लिखिएगा श्रीमान वर्गाध्यापक महोदय। इस द्वारा के सामने कौमा अवश्य दीजिएगा, महाशय, कौमा। अब इस श्रीमान से यहाँ से जो लिखिएगा आप रेगुलर वे में लिखिएगा कि सबने निवेदन यह है कि मैं विद्यालय के 10वीं वर्ग का छात्र हूँ। उपरोक्त विषय में आपसे कहना है कि विद्यालय में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा है। विद्यालय कक्ष में भी गंदगी भरा है, चपरासी जो है झाड़ू तक नहीं लगाते हैं। विद्यालय में लगभग शौचालय इतना गंदा है कि विद्यार्थियों को शौच के लिए बाहर खुले में जाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा परेशानी छात्राओं को उठाना पड़ रहा है। शौचालय की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। पानी पीने की भी समस्या है। आप अपने खुद देखिए कि मुझे क्या लिखना है, और जो दिख रहा है वही लिखना है। नलकूप खराब है, जो चालू है उससे गंदा पानी आता है। विद्यार्थियों को पीने की पानी भी बाहर जाना पड़ता है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके देखें, इस श्रीमान के सामने पैराग्राफ चेंज हमने किया है और लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः श्रीमान से निवेदन है कि विद्यालय में साफ सफाई, पेयजल की सुविधा, शौचालय को साफ करने की कोशिश करें। मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर लड़की हैं तो शिष्या लिखिएगा, नाम, अपना वर्ग, रोल, और यहाँ डेट दे दीजिएगा। और यहाँ लिखिएगा, ध्यान रखिएगा 10वीं वर्ग के लड़की हैं तो छात्रा लिखिएगा। आपसे कहना है कि बाकी सब तो ठीक है। तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा आवेदन, किसी भी प्रकार के आवेदन है। अब मैं आपको ले चलता हूँ संवाद में। संवाद देखें, आपको संवाद तो खुद लिखना पड़ेगा, बड़ा ही आसान होता है। देखें, मैंने एक संवाद लिया है, कोई एक लिखना है। मैं संवाद को भी बताता हूँ कि बढ़ती हुई महंगाई पर 2 स्त्रियों के संवाद लिखिए। तो लिखेंगे आंसर में, स्थान पटना का एक घर है। बंटी नाम की औरत है जो दूसरे घर आती है, कहती है नमस्ते दीदी। यहाँ पर 2 बिंदु दीजिएगा, कॉलम जिसको। अनीता, सदा सुहागन रहो, सदा खुश रहो। फिर बंटी बोलती है कि बैठिए दीदी, आने में इतनी देर कैसे हुई। तब अनीता क्या कहती है, सुनिएगा। बाजार में बहुत समय लग गया, अनेक जगह घूम घूम कर सामान खरीदना पड़ा, सभी वस्तुओं की कीमत में आग लगे हुए। तब बंटी क्या जवाब देती है, हाँ यह तो समाचार पत्र और टीवी में भी देखने को मिल रहा है। फिर अनीता कहती है, देखो प्याज कुछ दिन पहले 25 रुपये किलो था, आज 35 रुपये किलो बता रहा है। तो बंटी कहती है, हाँ दीदी, हाँ ठीक कहती हो, सभी वस्तुओं की कीमत में अचानक उछाल आ गई है, सरकार को चिंतन और नियंत्रण करना चाहिए। तो अनीता कहती है, हाँ ठीक कहती हो, महंगाई देखते हुए हम लोगों को खर्चों पर नियंत्रण करना होगा। तो किसी प्रकार का भी संवाद हो, उस संवाद में क्या लिखना है, 2 लड़कियों, अगर लड़की हैं तो 2 लड़कियों के बारे में लेकर के लिख देना है, और लड़के हैं तो 2 लड़के के बारे में लेके आप लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। अब आए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपको किताब से रिलेटेड रहेगा। 10 प्रश्न रहेंगे, 60 शब्द में आंसर लिखना है और आपको 5 का ही जवाब देना है। कुछ सवाल हम लिए हैं, ये ज़रूरी नहीं है, हम गारंटी नहीं ले रहे हैं कि यही सवाल आएगा, मैं एक नमूना खाली दे रहा हूँ। आप कम से कम ये सब सवाल को पढ़ लें। पहला सवाल है कि बानी कब विष के समान हो जाती है। दूसरा सवाल है, कबीर खान में माली मालिन किसे क्यों कहा है। कवि ने डफाली किसे कहा है, क्यों। कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है। भारत माता अपने घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। अगला सवाल है, दिनकर ने जनता के स्वप्न का चित्र किस तरह खींचा। मनुष्य की छाएं कहाँ और क्यों पड़ती है। वीर छाव कवि में क्या संवाद होता है। अक्षर ज्ञान कविता में बेटे के आंसू कब और क्यों आते हैं। शानदार लवादा किसका गिर जाएगा, क्यों। खोखा किन मामलों में अपवाद था। मैक्स मूलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकते। नागरिक को देवनागरी क्यों कहते हैं। परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक और क्यों।
बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, वर्णन करें। शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों। गांधी जी की बढ़िया शिक्षा किसको कहे थे। मछली और दीदी में क्या समानता है। कभी कभी एक सवाल सर्वनाम किसे कहते हैं इसके भेदों को लिखें। विशेषण किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, या कारक आएगा उसके परिभाषा को, उसके भेदों को उदाहरण सहित खाली लिखना है, परिभाषा नहीं आता है। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 5। लॉन्ग क्वेश्चन में हो सकता है 2 सवाल आए, एक गद्य से रिलेटेड रहता है और एक पद से रिलेटेड रहता है। तो मैं एक सवाल देख रहा हूँ कि परंपरा के मूल्यांकन में, किसी एक का जवाब देना होता है कि परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार के विवेक को लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है। इस सवाल को आप देख लेंगे। और दूसरा सवाल है कि बहादुर के चरित्र चित्रण कीजिए, उसको भी ज़रा सा देख लेंगे। और पद्य खंड में आप देखिए, सर्दियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पहनकर इठला उठी। बेहतर होगा कि आप कहानी से रिलेटेड जो सवाल है उसे बनाएं। पद्य खंड में आप कंफर्म नहीं रहिए कि आपको किस पद्य से, किस पद्य माने पद्य के भाग से लिया गया है, इसका आप जो है जानकारी हो। लेकिन कहानी की किताब अगर पढ़े हैं तो आप कंफर्म रहिए कि ज़रूर पूरा कर दीजिएगा। एक सवाल है देखिए यहाँ कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। भारत माता का ह्रास बेराहो ग्रसित क्यों दिखाई देता है। बहू ने सास को मनाने का कौन तरीका अपनाया। एक बार पढ़ लें, आपको याद हो जाएगा। देखिए कहानी में एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज के जीवन में दुखद समय कब आया, पूरा व्याख्या कीजिए। कम से कम 100 शब्द में अवश्य करिएगा। देखें, पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन करें या बहादुर के चरित्र चित्रण करें, 100 शब्द में लिख दीजिएगा। अब देखें ये पोयम का सवाल। स्वर्ण शस्य पर पद पद लुंठित, धरती सह सहिष्णु कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन, राहो ग्रसित शरदेंदु हसनी। अब ये पता रहेगा आपको तन कि यह जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं किस कविता से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है, और उसके बाद इसका पूरा वर्णन लिखना होता है। तो इसी तरह से आप हिंदी का हम 50 नंबर लगभग क्लियर कर दिए हैं। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से अभी समय है, पढ़ें रात भर। कल मैं संस्कृत का कर दूंगा। ओके।